हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम लोग अपना रिवीजन क्लासेस फॉर जेईई मेन 2020 चल रही है। तो ये ऑलरेडी आपकी डिटर्मिनेंट की कुछ क्लासेज हो चुकी हैं और जिन बच्चों से जो बच्चे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मान लीजिए आपकी क्लासेज कोई मिसिंग है तो आप हमारे चैनल पे जाइए या हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी चैनल का लिंक मिल जाएगा और पहले की क्लासेस ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें हम मेनली शुरू में क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद जैसा कि हमने बताया था एक दो सब टॉपिक्स रह गए हैं तो उनको हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो ये है आपका, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू the system of equation 2x plus py plus 6z equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5 and x plus y plus 3z equal to 4 क्लियर हैज़ थ्री। हमने यहाँ पे क्या किया है, तीन पार्ट दे दिया है। जैसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन बताओ p और q के ऊपर क्या है। देखो बेसिकली क्या है ना, हमें तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, क्लियर। और आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए p और q की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन के लिए p और q की वैल्यू क्या होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए p और q की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हमने आपको बताया था कि कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, पहले ये देखना कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो आइदर आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे या थ्री वेरिएबल्स। अगर आपके सामने दो वेरिएबल्स दिखते हैं तो आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लीजिए, जो हमने आपको कल बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और यूनिक सॉल्यूशन जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन लिखे थे तो उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वो आसान मेथड है, आप डिटर्मिनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल 3 के लिए बताया है वैसे ही आपका वेरिएबल 2 के लिए भी होता है, लेकिन इसको हम लोग चूँकि स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, जो अपना a1a2 मेथड है। अब हमने थ्री वेरिएबल्स में आपको बताया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें यहाँ पे d1 d2 d3 होता था और हमने कहा था कि मिनिमम एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। और जब होमोजीनियस सिस्टम होता था तो उसमें सारी वैल्यूज़ ये कांस्टेंट वाली क्या होती थी, जीरो। तो वो तो सिंपल केस था, उसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल करके दो टर्म बोले थे। ट्रिवियल मतलब ओनली जीरो सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो एंड नॉन जीरो बोथ सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन से मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो और हो सकता है z की वैल्यू 5 आ जाए, इस तरह के नंबर्स। और जीरो सोल्यूशन का मतलब कि 0 0 0। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे केसेस में चार डिटर्मिनेंट निकाला जाता है और चारों डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जहाँ तक हमने ये बताया था कि अगर चारों डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएं तो आपको क्या करना है, भूल गए हो ना, सब लोग भूल गए हो, मुझे पता है, नहीं भूलना मत। आपको हमने ये बताया था कि अगर चारों डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो आप क्या करना, कोई भी दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू तीसरे टर्म जेड के टर्म्स में निकाल लेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब दो केस एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो हमेशा सेटिस्फाई होगा और या तो हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर हमेशा सेटिस्फाई करे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सेटिस्फाई नहीं करे तो नो सॉल्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं हमें चार डिटर्मिनेंट निकालने होंगे यहाँ पे 1 by 1। तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए डेल्टा आपका कितना हो जाएगा, तो आपको बताया था 2p6 है ना। पहले लिखना सीखते हैं और याद रखिएगा एग्ज़ाम में कोई एक पार्ट आता है, हम तीन क्वेश्चन एक साथ करा दे रहे हैं ताकि ये भी, और ये भी एडवांटेज है एग्ज़ाम में ज़्यादातर, जैसे हमने p और q लिखा है, एग्ज़ाम में क्या होता है आपका p एक तरफ q दूसरी तरफ रहता है या केवल एक वेरिएबल रहता है, तो वो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो नो डाउट आपके पास ऐसे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आप जेईई मेन के कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2p6 लिखा हमने, और हमने ये भी बताया था कि x y z वाले ऑर्डर में लिखना। तो ये 1 2 q, तो ये लिखा 1 फिर 2 फिर q, फिर 1 1 3, तो 1 1 3, ये अपना क्या है डेल्टा, क्लियर।
अब दूसरा क्या होता है इसमें, डेल्टा ऑफ एक्स। तो क्या बताया है हमने कि एक्स वाले टर्म हटा के 854 लिख देना, तो ये हो जाएगा P21 है ना, और 6Q3। उसके बाद क्या बताया है हमने, आपको बताया है डेल्टा ऑफ वाई। इसमें क्या करते हैं कि ये P21 को रिमूव करके कांस्टेंट नंबर लिख देते हैं, तो ये 211 और फिर 854 है ना, और ये 6Q3। एकदम पेशेंस से लिखिएगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और डेल्टा ऑफ जेड, वैसे जेई मेन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं एनटीए के पेपर में वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल वाले ही आते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग नहीं होते और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। तो डेल्टा ऑफ जेड में क्या करेंगे, इस पार्ट को रिमूव करेंगे, तो 211 P21 और उसके बाद क्या लिखा जाएगा 854। मतलब जिसको मैं कह रहा था कि ये D1 है, यहाँ पे ये D1 है और यहाँ पे ये D1 है ना, तीसरा कॉलम। तो देखो वैल्यू, अब इन सब की स्टूडेंट वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो क्या निकालेंगे, तो वो वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं जितना हमने आपको बताया है, मैंने वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके अपनी वैल्यू निकाल लीजिए, इत्मीनान से करिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ है ना, आप भी चेक कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ को। तो इसको ये आएगा आपका 3 - Q मल्टीप्लाइड बाई 2 - P, ठीक है, एक बार वैल्यू कन्फर्म कर लीजिएगा। और जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू आती है, डेल्टा एक्स मतलब ये नंबर, ये आता है 2 - P मल्टीप्लाइड बाई 15 - 4Q। हमने ऑलरेडी फैक्टराइज भी कर रखा है। डेल्टा ऑफ वाई आता है आपका, डेल्टा ऑफ वाई इनफैक्ट 0 आ जाएगा, और ये जो डेल्टा ऑफ जेड है ये आता है P-2। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को क्लियर ही हो रहा होगा, 3 - Q 2 - P, फिर डेल्टा वाई यहाँ 0 आ गया, डेल्टा एक्स 2 - P 15 - 4Q और ये P-2। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं है ना। तो देखो जैसे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों हम लोग ये पढ़े हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आए। याद करिए, x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स, वाई इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वाई, जेड इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जेड में हमने डेल्टा को जब नॉन जीरो किया था तो एक्स वाई जेड की एक वैल्यू आई थी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई की वैल्यू और डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड की वैल्यू। तो ये यूनिक वैल्यू के लिए हम चाहेंगे कि ये भाई साहब कभी भी जीरो ना हो। तो इसको नॉन जीरो करने के लिए हमें दो नंबर मना करना होगा, एक तो p आपका 2 के इक्वल नहीं है और साइमल्टेनियसली q 3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे p नॉट इक्वल टू 2 एंड साइमल्टेनियसली q नॉट इक्वल टू 3। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने p नॉट इक्वल टू 2 और q नॉट इक्वल टू 3 रखा है, एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि इसको लिखा जाए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और इसको ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब आता था, दो केस में हमने बताया था। एक बार क्या करेंगे कि नो सॉल्यूशन के लिए जैसे हम मान लीजिए q की वैल्यू हम 3 रख देते हैं और p नॉट इक्वल टू 2 आ जाता है ना। q की वैल्यू मैंने क्या कहा, 3 रखने पे डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाएगा और p अगर 2 के अलावा कोई और नंबर लेंगे तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो, जिससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जो इक्वेशन हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उसके कितने सॉल्यूशन हैं, नो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे q इक्वल टू 3 एंड p नॉट इक्वल टू 2। ये क्यों लिखा हमने, एक बार और बता देते हैं। अगर आप q की वैल्यू 3 लिखते हो तो ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और नो सॉल्यूशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर आप p की वैल्यू मतलब नॉन 2 लेते हैं, मतलब 2 के अलावा कोई नंबर लेते हैं, तो दिस इज़ नॉन जीरो, ठीक है। तो ये नॉन जीरो होने की वजह से क्या होगा कि डेल्टा एक आपका 0 आ जाएगा और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से मिनिमम कंफर्म डेल्टा जेड ही आपका नॉन जीरो आ जाएगा अगर p आप 2 के अलावा कोई नंबर लेते हैं तो इसी पार्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, हमें चारों जीरो चाहिए। तो चारों जीरो में देख रहे हो बच्चों, ये p इक्वल टू 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो p की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया जाए तो उससे क्या मिल जाएगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। अगर आप p 2 लेते हो तो आप ध्यान से देखना फ़ायदा क्या होगा आपका, ये जो दोनों प्लेन हैं, p की वैल्यू 2 लेने से। एक चीज़ और, जैसे सवाल ये उठता है कि आपने
यूनिक सॉल्यूशन कंफर्म कर लिया। आप ये डाउट पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बता दिया, नो सॉल्यूशन के लिए भी बता दिया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब चारों डिटर्मिनेंट जीरो होते थे तो आप ये एक डाउट पूछ सकते हैं कि सर उसमें तो दो केस होते थे, एक यूनिक नो सॉल्यूशन का और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, जिसमें आपने कहा था कि एक्स वाई की वैल्यू जेड के टर्म्स में सॉल्व करें। तो यहाँ पे डेल्टा चारों जीरो होने पे ये मैं स्टूडेंट कैसे मानूं कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखो बच्चों, उसके लिए क्या है कि आप एक काम करो, डेल्टा की वैल्यू चारों वैल्यू जीरो कर दोगे तो p-2 एक फैक्टर तो चारों में दिख ही रहा है, तो p की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर p2 ले लोगे ना तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, यहाँ जैसे 2 लोगे तो x + y + 3z = 4, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो जाएंगी। और एक दो प्लेन आइडेंटिकल होने का मतलब कि एक ऐसे है, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है और दूसरा इस तरह का प्लेन है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, मतलब सेम हो गए, ठीक है ना, इस तरह के। अब मान लीजिए ये दोनों सेम यही प्लेन है और तीसरा जो प्लेन है उसमें क्या लिखा है, ये 1 2, मतलब ये आपस में पैरेलल तो नहीं है, इतना हम लोगों को कंफर्म पता है। तो दो 3D में नॉन पैरेलल प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये बाइंडिंग पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो एज है जिसको हम लोग कहते हैं। तो उस समय क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये 3 इक्वेशन नहीं है, ये 2 ही इक्वेशन है। और 2 इक्वेशन, 2 अगर अलग अलग प्लेन है, नॉन पैरेलल प्लेन है, नॉन पैरेलल का मतलब जिनके नॉर्मल आपके अलग अलग हों, तो हम लोगों को बच्चों पता है कि ये 2 अलग अलग प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे हम लोग वेक्टर 3D में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो एज दिखा रहा हूँ ना, या आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये है, तो ये जो एज है, ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और इस पर तो इन्फाइनाइटली मैंने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉस चेक आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 आइडेंटिकल प्लेन हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर p की वैल्यू 2 रखने से अगर हमारा 2 प्लेन पैरेलल हो जाएगा तो उस समय फिर क्या कहेंगे, उस समय हम लोग ये कहेंगे कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन। और पैरेलल कैसे कंफर्म करेंगे, सवाल ये उठता है। तो उस समय ये आपका, जैसे मान लीजिए 7 रहता तो ये कोफिशिएंट्स के रेशियो चारों क्या होते, इक्वल नहीं आते, तो उस वजह से पैरेलल प्लेन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो एक बार आंसर देख लीजिए। अगेन हमने क्या बोला कि अगर आपको डिटर्मिनेंट चारों, जैसे ये नॉन जीरो करोगे तो इसमें 2 फैक्टर हैं, तो p0 = 2, q0 = 3, तो नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर आएगा। और अगर हम q की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये तो जीरो आ गया, और p0 = 2 लेने पे ये नॉन जीरो आएगा, तो नो सॉल्यूशन। और अगर p की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो इंटायरली चारों जीरो, और उसमें हमने डायरेक्ट चेक बताया था। ये डायरेक्ट चेक बार बार बोल रहा हूँ ना बच्चों, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। और आप जेई के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि देखो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब आप नोट कर लेना, और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप क्या करिए, इसको प्रॉपरली लिखिएगा, ठीक है ना। हमारे पास थोड़ी जगह कम रहती है, इसीलिए अब हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करने में कोई नया बात तो है नहीं, है ना। डिटर्मिनेंट का ओपन करना तो आप जान ही गए हैं, है ना। तो इसको आराम से ओपन करना, फैक्टराइज कर लेना इसको भी। ये मैंने जो क्वेश्चन बताया है ना, ये सबसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे सबसे लेंदी क्वेश्चन है। एक बात यकीन मानिए कि ये जितना टाइम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इतने टाइम में हम लोग कम से कम 4-5 क्वेश्चन जेईई मेन के कर लेंगे। लेकिन हाँ, पहले कंसेप्ट अगर क्लियर हो तब। मान लीजिए कंसेप्ट ही क्लियर ना हो और 5-6 क्वेश्चन कर लिया और सभी गलत हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आप एकदम टाइम लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप ध्यान से देखिए। जो मैंने, अगर आपको मान लीजिए कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो इसकी जो पिछली क्लास है जिसमें मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है उसको आप ज़रूर देखिएगा, है ना। क्योंकि वो हम कहेंगे ना, सभी बच्चों से एडवाइस है कि जो भी देख रहे हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस क्लास को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें और नोट्स बना लें, ठीक है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन जब कंफर्म आएगा ही तो बाकी सब पढ़ने की बजाय कम से कम उस क्लास को ही पढ़ लें, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन रिजर्व हो जाएगा। हम आपको बता देंगे कि ये क्लास आपकी जेईई मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और देखिएगा उस पर जेईई मेन में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए। और नो डाउट 3 पार्ट एक साथ नहीं आएंगे, एक पार्ट कोई आएगा,
तो ऑब्वियसली अगर हम पूरा अंडरस्टैंड कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो हमारे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ तक अब मैं आगे बढ़ जाऊँ आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो अब क्या है कि अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, और ये बेसिकली हमने सब्जेक्टिव की तरह हम करा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ऐसे आता है कि द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज, और ऑप्शन में रहता है यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप जैसे ही जेईई मेन का प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखेंगे आपको क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि अगर हमने क्लास किया हुआ है तो आपसे वो क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो देखो बच्चों, ये है x + 2y + 3z = 6, ठीक है। फिर 4x + 5y + 6z = 15, और 7x + 8y + 9z = 24। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें इसको निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या बताया था, वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो ये क्या है, 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल में 2 केस, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस है, तो यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप जब डेल्टा लिखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9। तो ये वैल्यू आप पता करोगे कि वैल्यू 0 आ जाती है। इनफैक्ट डेल्टा x भी निकालोगे, डेल्टा y, डेल्टा z, ये आप लोग प्रॉपर निकालना है ना। आप लोग ऐसे मत कॉपी पे लिख देना डायरेक्टली, वीडियो को पॉज करिए, आप आराम से निकालिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया हमने निकाल दिया, आप मैंने निकाला हुआ है तो ये चारों वैल्यू 0 आती है। हम भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देख के और हमें सपना आ जाएगा कि नहीं मतलब इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन ही आएंगे, नहीं, हमें पूरा चारों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने क्या किया, चारों को 0 कर दिया। अब हमने ये बताया था कि चारों अगर नंबर 0 हों तो क्या बताया था बच्चों, ये बताया था कि देयर इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब हम फंस गए, अब देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि उसको आप कई तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 + 2 है ना, ध्यान से देखिएगा। तो क्या मिला हम लोगों को, 5x + 7y + 9z = ये कितना हो गया, 21। एक बार चेक करना तो इन दोनों को, 6 5 15, एक बार क्वेश्चन तो सही लिखा हो ना, देख लेते हैं। 6 15 24, x 2y 3z 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हमने 21 ऐड किया, और जैसे इन दोनों को मैंने ऐड किया है तो ये 21 आया है। और ध्यान से देखो तो 7x + 8y + 9z की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 24। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x, और ये + y = कितना, 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 - कितना, 2x। देखो y आपका आ रहा है 3 - 2x। फिर हमने ये बताया था कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आप बात करेंगे तो x और y की जगह आप 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 - 2x + 3z = 6। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये 6 6 कैंसिल हो गए, x + 6 - 4x है ना, + 3z = 6। तो आपको एहसास होगा कि ये z की वैल्यू भी जो है वो क्या आ रही है, x के इक्वल। मतलब हम y और z को x की टर्म्स में कह रहे हैं, मतलब y = आ रहा है 3 - 2x एंड z = x, और x तो अपना x है ही। तो अगर मैं पूछूं कि ये बताओ x y z जो x है उसके कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, मैंने क्या बोला कि x के कितने वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, तो क्या बोलोगे, x आप क्या क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे जो मन करे वो रियल नंबर लिख सकते हैं, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रियल नंबर के लिए आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, x y z को अगर ट्रिपलेट फॉर्म में लिखोगे तो हम लोगों ने क्या पता किया कि अगर x को k मान लें
तो अपना जेड भी क्या आ रहा है और वाई 3 माइनस 2k आ रहा है। एक बार देख लेना ध्यान से हमने क्या लिखा है। मैंने ये कहा कि जब एक्स भी मतलब वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू एक्स के टर्म्स में आ रही है तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं जैसे एक्स वाई जेड की वो एक्स पे डिपेंड कर रही हैं और एक्स खुद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड के इस तरह के इन्फिनिटली मैनी ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट करेंगे और जब भी इन्फिनिटली मैनी ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट करेंगे मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ तो आप क्या बताओगे? देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे किया हमने। और हाँ, ये चीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने से करिए। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैं टाइम ही वेस्ट करूँगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा के। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आता कैलकुलेट करने। हाँ, जिन बच्चों को नहीं आता वो बिगिनिंग की ज़रूर क्लासेस देखें, उसमें हमने डिटर्मिनेंट को ओपन करना सिखाया है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि सर ने भी नहीं बताया, हमने भी नहीं किया और छोड़ छाड़ दिए, ऐसा मत करिएगा। आप लोग इतना समझदार हैं, है ना, कि आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू कंफर्म 0 पुट कर देंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को डाउट है ना, तो वो हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है ना। अगर कोई पर्सनल चीज़ें हैं तो वो भी आप लिखिए। जैसे कोई पर्सनली डाउट है, मतलब हो सकता है कि ऐसा नहीं कि ज़्यादातर बच्चों को आ गया। आप अपने बारे में देखिए कि हमें ये आता है कि नहीं डिटर्मिनेंट को, और ये कंसेप्ट आता है कि नहीं। जैसे कि चारों डिटर्मिनेंट 0 आ गए तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप एक्स और वाई की जेड के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दें और उसको थर्ड इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे भी हम लोग तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हुए इनफाइनाइट सोल्यूशन कन्फर्म कर लिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the nature of solution x plus y plus z equal to 3, x plus 2y plus 3z equal to 4 और 2x plus 3y plus 4z है ना, ये 4z है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ 4z है ना, इक्वल टू 8। आपको क्या करना है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना होता है तो हमने आपको बताया था पहले वेरिएबल्स डिसाइड करना। 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप क्या डिसाइड कर रहे हो? कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, बताओ? 2 या 3? 3। ठीक है, पहले ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद क्या बताया था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिसाइड करिए। तो ये बताइए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सबसे लेंदी केस था। तो हमने आपको बताया था कि आप 4 डिटर्मिनेंट के बेसिस पर डिसाइड करते हो, है ना। अब देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बाद हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस अभी नहीं कराएंगे, बाद में तो सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस में तो हम लोग जितना मन करे उतना कर सकते हैं। तो देखो एक मेथड मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जब इसको निकालोगे ना तो डिटर्मिनेंट मतलब चारों डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो यहाँ पे डेल्टा 0 और बाकी 4 जो 3 डिटर्मिनेंट हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से एक नॉन जीरो आ जाएगा, तो नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन देखो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि नो सॉल्यूशन एक दूसरे तरीके से भी कंफर्म होता है ना, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि हमें डिटर्मिनेंट चैप्टर आता ही नहीं है और हमारे सामने ये क्वेश्चन दिख गया, इसके बावजूद भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कि उसमें क्या करेंगे 2 वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के और किसी एक में पुट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि नहीं आता डिटर्मिनेंट और इसको इसके बावजूद भी सॉल्व करना चाहते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं पेपर में, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आप छोड़ेंगे ना तो आपका 4 मार्क्स ऊपर नीचे होगा। 4 मार्क्स का मतलब जेईई मेन में बहुत ज़्यादा रैंक होती है ना, इन आउट का सवाल हो जाता है कहीं कहीं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए कि फर्स्ट और थर्ड को, अब सवाल ये उठता है फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड क्यों कर रहे हैं भाई, क्या ऐसा ना बता गई कि फर्स्ट सेकंड करने लगे। तो देखो ये x और x का सम कितना है 2x, जैसे फर्स्ट सेकंड की बात करें, ये y और 2y का सम 3y है, z प्लस 3z 4z है,
तो अब क्या हुआ कि इन दोनों का सम इसके इक्वल तो नहीं आया ना, यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। फ्रॉम 1 + 2, तो आपको क्या मिला 2x + 3y + 4z = 7 मिल गया। मान लीजिए इसको इक्वेशन 4 कह रहे हैं, तो आप थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो फ्रॉम 3 and 4 है ना, क्या आएगा 8 = 7। ये कभी हो सकता है क्या दो नंबर सेम हो? नहीं, मतलब इक्वेशन एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने में लगे हुए हैं, मतलब एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं इक्वेशन। ये कह रहा है कि भैया इन दोनों का सम जो LHS है उसका सम 7 आना चाहिए, दूसरा कह रहा है 8 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों प्लेन, आप ये प्लेन होते हैं बेसिकली, प्लेन मतलब पेपर, ठीक है ना, समझ सकते हो, जो कॉपी जिस पे आप लिख रहे हो ना वो एक प्लेन है, आपका टेबल प्लेन है, ग्राउंड फ्लोर को प्लेन ट्रीट कर सकते हैं। प्लेन का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जिस पे अगर कोई भी लाइन रखा जाए तो उस लाइन का हर पॉइंट उस सरफेस पे लाई करे। तो ये जो पेन है या मार्कर जो भी है, इसका हर पॉइंट मेरे हाथ पे तो है नहीं, तो मेरा हाथ एक प्लेन नहीं है। लेकिन अगर हम मैं बोर्ड पर रख दूं तो आप कह सकते हो कि एक प्रकार से ये एक प्रकार क्या है, इसके हर सरफेस पे पेन का हर पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो बोर्ड को एक प्लेन मान सकते हैं, अपनी दीवार जो है उसको प्लेन मान सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन की डेफिनेशन यही होता है, जैसे एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसी तरह से एक्स वाई और जेड में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लेन। जो लोग जो 12th पास आउट हैं या अभी जो 12th दिए हैं उनको ये पता होगा कि वेक्टर 3D में इसी तरह के प्लेन की इक्वेशन लिखा जाता है, x + y ax + by + cz + d = 0। आई होप आप सब लोगों को पता है ना। नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड और जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो पता चला कि 7 = 8 आ गया, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप पिछले मेथड से जाना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये नहीं आता तो हमने क्या बताया था कि आप डेल्टा निकालना, तो ये है 1 1 1 1 2 3 2 3 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब डेल्टा x निकालते हैं, तो डेल्टा x क्या लिखा था 3 4 8, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 3 4, ये निकाल लोगे ना इसकी वैल्यू। ये ध्यान रखना ये 4 है, दूर से देखने में लग रहा होगा 1 लिख दिया हमने, 3 4 8। तो एक बार इसको काउंट करते हैं, है ना। तो ये 3 और ये हो जाता है 8 - 9 - 1। यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप खुद से भी करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। हम अब ये एक चीज़ हम पे भरोसा रखिए, हम कंसेप्ट में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। हो सकता है आपको समझाने के चक्कर में कुछ बोर्ड पे गलत लिख दें, तो उसको आप माइंड मत करिए, वो आप खुद से करेक्शन कर लीजिए, है ना। तो देखिए, तो 3 टाइम हम भी एक इंसान ही हैं फाइनली, तो 3 टाइम ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 - 9, तो ये -1, फिर -1 टाइम्स क्या लिखेंगे 4 चौके 16, और ये -24 -8, और ये 1, और ये 4 3 जा 12 -16, 12 - 16 कितना होता है जी -4। तो आप ध्यान से देखो एक बार, तो ये माइनस एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो कई इसमें भी माइंड करेंगे कि भैया क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। तो ये 3 4 2 जा कितना हो गया 4 2 जा 8 -9 -1 3 टाइम्स, फिर -1 टाइम्स 4 चौका 16 -24 -8, तो ये +8 हो गया, और ये 1 4 3 12 -16। देखो भाई हम 10th तक हिंदी मीडियम पढ़े थे, 11th 12th इंग्लिश मीडियम था, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, हमें टेबल हिंदी में ही याद है अभी भी। तो ये 1 टाइम्स कितना होता है, ये 4 3 12 -16 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये हो गए भाई साहब 8, और ये -3 इस तरह से कह सकते हैं इसको 8 - 7, और ये भाई साहब लोग कितने आ गए 1, मतलब कुल मिला के नॉन जीरो तो आ गए ना। तो यहीं पे हम लोग कंफर्म कर देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। क्या कंफर्म किया, नो सॉल्यूशन। तो देखो आप क्या करना, इसमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z निकालना, और डेल्टा भाई साहब अगर नॉन जीरो आए तो यूनिक सोल्यूशन कर देना, अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो, और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो फिर क्या करेंगे भाई, तब हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। अगर चारों जीरो आए तो एक्स वाई को जेड के टर्म्स में सॉल्व करके और फिर तीसरी इक्वेशन में पुट किया जाएगा, अगर सेटिस्फाई कर गया तो इन्फानाइट, नहीं किया नो।
यस, इनफाइनाइट नहीं किया, नो। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आए तो कहो कि सर उसमें तो दो ही केस होता था, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल हो तो डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो करेंगे, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। और नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट चाहते हैं तो उस समय डेल्टा को अपना क्या करना होगा, जीरो। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जेईई मेन के जो एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो हम कराएंगे आपको, है ना, आपको रिसेंट में हम जैसे एनटीए के जो पेपर हैं वो 1 से लेकर अभी तक शायद 34 36 तक हुए हैं। जितने भी हुए होंगे मैं 1 बाय 1 सारे पेपर डिस्कस कर दूंगा। और पैरेलली ये भी क्लास आपकी डिटर्मिनेंट की, जैसे हमने आपको ये कहा था कि डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिसेस, वो सीक्वेंस हम फिक्स रखेंगे और साथ में एनटीए के भी पेपर चलते जाएंगे, ताकि जिन बच्चों को फुल सिलेबस का भी करना हो वो मैं कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा कि एनटीए का क्वेश्चन क्या आपको आना चाहिए, कंसेप्ट, है ना। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ना चाहिए, ये भी हम आपको मैंने उसको एनालिसिस के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। और वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। हमने लास्ट वाला पेपर जो है आज की डेट में सॉल्व किया, अगला पेपर भी सॉल्व करके आपको डिस्कस कर देंगे, तो वो भी आप डिस्कशन ज़रूर देखिए। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि क्या आपको क्लिक करना चाहिए। और जो 11 12 के बच्चे हैं, अगर उनको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप उनके लिए परेशान ना हो। हम हाल ही में मतलब कुछ ही दिनों के अंदर आपके 11th और 12th के एक सेपरेट जैसे प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, जिसे आप जैसे आप लॉगरिथम में क्लास वाली फीलिंग लेते हो ना, कि पहले सर ने दिया, थोड़ा वेट किया, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं सीखने का, वो सब कुछ मिलेगा आपको। अभी आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, या हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। देखिए हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम जब रिवीजन कराएं तो कोई बच्चा जो सिंसियर है वो हमारा रिवीजन क्लास करके और जेईई मेन में स्कोर कर जाए। मैं मिनिमम स्कोर काउंट करके चल रहा हूँ 80, है ना। बहुत सारे बच्चे आप लोग जो देख रहे हो, आपने जनवरी जेईई मेन का पेपर दिया होगा, अगर मैं पूछूँ कि 80 से ऊपर कितने लोग स्कोर किए हैं, तो मेरा अनुमान है कि आप जो देख रहे हो ना उसमें बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 80 के ऊपर स्कोर होंगे। और जो जनवरी में दिए थे वहीं अभी भी देंगे, जब भी जेईई मेन हो, सितंबर में हो जाए, जब भी हो जाए। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आज एग्ज़ाम होता है तो आज हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। टाइम पे मत जाइए। इसलिए हम क्या सोचे हैं कि अब एनटीए के जो पेपर रिवाइज करवाएंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे, तो वो ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाएगा अगर आप वो क्लासेज प्रॉपरली अटेंड किए हो तो। उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि आप पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। हमारा जो भी अगर लाइव क्लास लेंगे तब तो हम इन्फॉर्म करके डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में ही सारी चीज़ें डिस्कस करें। लेकिन शुरू में जैसे कुछ 1-2 पेपर हम इस तरह सिंपली अपलोड कर देंगे, तो उसको आप पहले अटैम्प्ट कर लेना क्वेश्चन, फिर करना। या अगर देख ही रहे हो तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करता हूँ, तो आप उस तरह से करिएगा, ठीक है। तो आपके पास आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन जाए और आप मैथमेटिक्स एंजॉय करें, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि हम जब भी क्लास लें या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहें तो आप तक पहुंच जाए। आप निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।